नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट वर्जन पर। दोस्तों, आज हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर है वर्णमाला। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे क्योंकि लगभग सारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हम हर टॉपिक को टच करेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आए वो यहाँ से मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कभी कभी सीधे परिभाषा ही एग्जाम में पूछ देता है, जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सिंपल है, एक लाइन में वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आगे चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे चलिए। अगर दोस्तों पूछ दे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। यानी कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यह लगभग बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है ये कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या दोस्तों 11 है। कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल कितने हैं? 11 हैं और यही हमारे मूल स्वर हैं। आगे जितने भी आप टॉपिक पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन पाएंगे, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे भी संभावना है कि यही घूम फिर के आते हैं। नेक्स्ट है कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो आप 33 बताएंगे। वहीं अगर ये पूछ दे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 41 है। कभी कभी दोस्तों ये पूछ देता है कि वर्णमाला में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो वर्णमाला में कुल 52 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 52 हैं, जिनमें कुल व्यंजन की संख्या 41 है, यानी 41, और आपके स्वर होते हैं 11। यही आपके मिलकर 52 हो जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि कुल व्यंजन की संख्या है 41 और कुल स्वरों की संख्या है 11। यही 41 और 11 मिलकर हमारे वर्णमाला का निर्माण करते हैं, जो कि टोटल 52 बनता है। अयोगवाह कौन है? यानी कि वर्णमाला में अयोगवाह कौन है? तो अयोगवाह हैं अंग और अ, ये दोनों अयोगवाह हैं। फिर पूछ दे ह्रस्व स्वर कौन है? तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वह है अ, ई, उ, री। यही ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। यही 4 ह्रस्व स्वर हैं और यही 4 जो हैं इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, री को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। संयुक्त स्वर कौन है? इनकी संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ, औ को ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ देगा कि कितने संयुक्त स्वर होते हैं तो आप बताएंगे 4 होते हैं। अगर ये पूछे कि कौन होते हैं तो ए, ऐ, ओ, औ ही संयुक्त स्वर होते हैं। आगे चलते हैं। अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है, जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम्पल ये पूछते हैं कि कौन कौन अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं, तो वह आते हैं ई, ए, ऐ। ये चारों अग्रस्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर वह है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, वह है अ, छोटा अ। छोटा अ जो है वह मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। उसके बाद पश्च स्वर किसे कहते हैं? तो पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है वह पश्च स्वर होता है। जैसे बड़ा आ, उ, ओ, औ और आ, ये क्या हैं? पश्च स्वर होते हैं। आगे है समवृत स्वर कौन है? तो समवृत स्वरों की संख्या कितनी है? यह भी है 4। कितनी संख्या है? 4 है। कौन कौन है? ई, उ। यह क्या है? समवृत स्वर होते हैं। आगे अगर पूछे अर्ध समवृत कौन है? तो अर्ध समवृत की संख्या है 2, यानी कि ए और ओ। ए और ओ
अर्ध संवृत के अंतर्गत आते हैं। वहीं पूछे विवृत कौन है, तो विवृत है आ और अ। आ और अ यह विवृत कहे जाते हैं। दोस्तों आगे पूछे अगर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। ये पांचों वर्ग के कुल अक्षर आते हैं, जैसे क वर्ग के 5 यानी क ख ग घ अंग, ये 5 हो गए। क वर्ग यानी उसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग, यानी कि क च ट त प। इन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कभी कभी स्पर्श व्यंजन ना करके स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो दोनों का मतलब एक ही है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, टोटल है 25। आगे अगर पूछे कि उच्छित व्यंजन कौन है, तो उच्छित व्यंजन है ड़ और अढ़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उच्छित व्यंजन बार बार पूछता है। ड़ और अढ़ ये दो क्या हैं, उच्छित व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उच्छित व्यंजन को ही ध्यान दीजिएगा, उच्छित व्यंजन को ही क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। उच्छित को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। कभी कभी उच्छित न देकर द्विगुण पूछ लेता है तो लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि द्विगुण क्या होता है। तो द्विगुण जो होता है वह उच्छित भी होता है, और ड़ और ढ यही दो हैं। नेक्स्ट है कि पार्श्विक व्यंजन कौन है, तो पार्श्विक व्यंजन है ल। मात्र एक शब्द है ल, इसी को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। आगे लुंठित व्यंजन अगर पूछ ले तो लुंठित व्यंजन है र, लुंठित व्यंजन है र और पार्श्विक व्यंजन है ल। आगे देखते हैं अर्धस्वर व्यंजन कौन है। अर्धस्वर बहुत ही महत्वपूर्ण, य और व, यह बहुत बार पूछा हुआ है और आगे भी यह पूछेगा, यह 100% श्योर है। बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धस्वर व्यंजन कौन है, तो अर्धस्वर व्यंजन है य और व। जितना टॉपिक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिएगा, कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, इन्हीं में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे चैप्टर का निचोड़ है। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, यह होते हैं 4। कौन कौन, य र ल व, यही य र ल व क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर पूछे कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वह भी होती है 4। कौन कौन, स श स ह, यह चारों क्या हैं, ऊष्म व्यंजन है। फिर पूछे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वह भी है 4। कौन कौन, छ त्र ज्ञ और स्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन पूछे वह भी 4, ऊष्म व्यंजन पूछे वह भी 4, और आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को ही ध्वनि कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में सीधे परिभाषा पूछ लिया गया है। एक छोटी सी लाइन में परिभाषा यह है कि भाषा की लघुत्तम इकाई को ही ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ही क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि अनुनासिक स्वरों में चंद्र बिंदु लगता है। इसी पॉइंट के आधार पर आप अनुनासिक शब्दों को छांट सकते हैं। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, जैसे आँख और गाँव, यानी कि चंद्र बिंदु मतलब अगर कुछ ऐसा लगा रहेगा तो यह किसके अंतर्गत आता है, यह अनुनासिक के अंतर्गत आता है। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम। यानी अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगा जाता है, क्योंकि यह एक क्या है, व्यंजन ध्वनि है। जैसे अंक, अंग, अंश, इसमें क्या है, यह वर्ण पर क्या है, बिंदु लगी हुई है, यह बताता है कि यह अनुस्वार है। आगे अघोष क्या है, अघोष क्या है, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप देखेंगे प्रथम यानी कि पहला और द्वितीय यानी कि दूसरा जो वर्ण है वह क्या होगा, अघोष होता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग ये सब आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये पहला वर्ण हो गया और ये दूसरा वर्ण हो गया। यही दो क्या हैं, अघोष हैं। बाकी क्या हैं, सघोष हैं। जो बच गए वह सघोष है। याद करने का तरीका है कि अघोष 12, जो बचा वह सघोष। प्रथम द्वितीय का मतलब 1 और 2, अगर ऐसे याद ना हो तो उसको याद रखिए कि 12 यानी कि अघोष 12, बाकी जो बच गया वह सघोष है, यानी कि 345, यानी कि 3, 4, 5 जो वर्ण आते हैं, जो 3, 4, 5 पे आते हैं वह हमारे सघोष हो जाते हैं।
जैसे क ख ट प, ये क्या है? ये अघोष। सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कि सभी स्वर कौन सी ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन दे देगा अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो आप बताएंगे कि सभी स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं। सघोष क्या होता है? तो सघोष प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको हमने पीछे बताया कि अघोष मतलब 12, आप याद रखिए अघोष मतलब 12। जो बच गया यानी कि 3, 4, 5 यानी कि 345, वह आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रथम वर्ग यानी क वर्ग में क ख ग घ अंग में से क और ख यह अघोष हो जाएगा, और बचा जो 3, 4, 5 पे ग घ अंग, यह क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। जैसे ग घ ज और झ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अल्प प्राण क्या है? प्राण का अर्थ है वायु। इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी कि प्रथम, तृतीय, पंचम यानी कि प्रथम मतलब 1, तृतीय मतलब 3, पंचम यानी 5, तो 135। इसका भी तरीका याद करने का देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे क ग च ज। जैसे आपने पीछे याद किया कि अघोष 12, 345 सघोष, तो महाप्राण क्या हो जाएगा? 2 और 4 बच रहा है, यह हो गया महाप्राण। बस 2 और 4 क्या हो जाएगा? महाप्राण। यानी कि 135 अल्पप्राण, 24 है महाप्राण। आगे चलिए। यह भी सीधे सीधे कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि अंतस्थ वर्ण जो होता है यर अलावा, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण है यर अलावा, यह अल्पप्राण के ही अंतर्गत आता है। यह सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। आगे आइए, महाप्राण क्या होता है? आप पीछे पढ़े कि अल्पप्राण क्या होता है, तो 345 अल्पप्राण है, जो बच गया 24 वह महाप्राण हो जाएगा। फिर भी इसकी परिभाषा देख लीजिए कि इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। ये मतलब कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, आप याद करिए 135 आपका हो जाएगा अल्पप्राण, जो बच गया 24 वह हो गया महाप्राण। जैसे ख, घ, छ, फ और भ, यह मिलाएंगे आप तो यह 2 और 4 पे ही आएगा। जो ऊष्म वर्ण होते हैं यानी कि स, स, ह, ये ऊष्म वर्ण जो है वह महाप्राण के ही अंतर्गत आते हैं। कि 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 वर्ण जो है वह क और स, क के नीचे ऐसा रहेगा, क और स के योग से ही क्या बना है? 6 बना है। ऐसे ही पूछेगा कि त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो त्र जो बना है वह त और र के योग से ही त्र बना है। आगे पूछ लेता है कि ज्ञ वर्ण किसके योग से बना है? तो आप बताएंगे ज्ञ वर्ण जो है वह ज और य के योग से ज्ञ बनता है। कभी कभी पूछता है स्र वर्ण किसके योग से बनता है? तो स्र के लिए हो जाएगा स और र, स और र के योग से ही स्र बनता है। स में बड़ा सा रहेगा, यह ध्यान दीजिएगा आप। आगे आते हैं, द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन क्या है? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे द्वित्व व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे पक्का, दिल्ली, बच्चा, 90। जैसे क को देखिए, ल को देखिए, ये सब क्या हो रहे हैं? संयुक्त हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए? द्वित्व व्यंजन होते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा ऊ। यह क्या है? ओष्ठ वर्ण है। आगे, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है य, स, ह, ड़। ऑप्शन है य, स, ह, ड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह। काकल्य वर्ण कौन सा है? ह है। य का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है प, ब, थ, स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है? ब। ब क्या है? सघोष वर्ण है। आगे देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? जैसा कि आपको हमने पीछे बताया, टोटल कितने? कुल 52 वर्ण लिपियाँ कितने किसमें है? हिंदी भाषा में है, जिसमें क्या है? 41 व्यंजन है और आपके 11 स्वर हैं। ये मिलकर कितना हो जाते हैं? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है
वह कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह कहलाते हैं। ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर, समवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्नुनासिक स्वर, जिनकी ध्वनि केवल क्या होती है, मुख से निकलती है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ऑप्शन है पहला ख छ ठ, दूसरा है ध च ड, तीसरा है म श ध, चौथा है य द ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ख च ठ। आप पीछे पढ़े हैं कि महाप्राण की संख्या क्या होती है 24, यानी कि जो दूसरे और चौथे पे आएगा वह क्या होगा, वही महाप्राण होगा। जैसे आप देखेंगे क वर्ग में दूसरा वर्ग क्या है, ख है, वैसे ही च वर्ग में दूसरा वर्ग छ आता है, ट वर्ग में दूसरा वर्ग ठ आता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सभी महाप्राण हो गए। जो बच गया क्या बचा 135, या क्या है, यह अल्पप्राण हो गया। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या कही जाती हैं, युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए तो उन्हें युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्हमान लिए गए हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्हमान लिए गए हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन। ऑप्शन फिर से सुनिए, स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिपि। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है। ऑप्शन है विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। तो अनुस्वार किसका कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का कार्य करता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन सुनिए, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर। ऑप्शन है अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवृत स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, विवृत स्वर। आगे देखिए, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। इन्हीं नवीन विकसित ध्वनियों को ही आगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिन वर्णों के नीचे नुक्ता लगा रहता है वही नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। जैसे क, ख, ग, ज और फ। ये पांचों क्या हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इन्हीं को ही आगत कहा जाता है। इन सब के नीचे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है। ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठतालव्य। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठतालव्य। तो ए अ वर्ण जो है क्या कहलाते हैं, कंठतालव्य कहलाते हैं। आगे देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन सुनिए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन, स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। वर्णमाला किसे कहेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे। ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसा कि आप शुरू में ही परिभाषा पढ़ चुके हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन है च, छ, ज, झ। सेकेंड ऑप्शन है प, फ, ब, भ। थर्ड है त, थ, द, ध। फोर्थ है ट, ठ, ड, ढ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 च, छ, ज, झ। जो च वर्ग है वह तालु के अंतर्गत आता है। तो यह आगे देखिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर कौन सा वर्ग किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। जैसे क वर्ग, तो क वर्ग के अंतर्गत आता है क, ख, ग, घ, अंगा। यह क्या है, यह कंठ के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग का संबंध कंठ। प्रथम वर्ग मतलब क वर्ग,
और ह भी क्या होता है, कंठ होता है, कंठ से ही बोलते हैं। नेक्स्ट है तालु। तालु के अंतर्गत आता है द्वितीय वर्ग। द्वितीय वर्ग में आते हैं च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, यह 5 क्या आ गए, च वर्ग में आते हैं। च वर्ग को ही द्वितीय वर्ग कहा जाता है और इनका उच्चारण स्थान है क्या है, तालु होता है। वहीं तृतीय वर्ग में आता है ट वर्ग। ट में ट, ठ, ड, ढ, अड़ और र और व, ये क्या हैं, ये सब मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। वैसे वर्ष में यह 5 याद कर लीजिए, न, स, ज, र, ल, यह क्या है पांचों, यह वर्ष के अंतर्गत आते हैं। दंत उच्चारण स्थान के अंतर्गत त वर्ग आता है। त वर्ग में त, थ, द, ध, न दंत के अंतर्गत आते हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है। ओष्ठ देखेंगे तो ओष्ठ में होता है प वर्ग। प वर्ग में भी 5 आते हैं, प, फ, ब, भ, म, यह पांचों क्या हैं, यह पांचों ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आखिरी है दंत्योष्ठ, जिसमें दांत और ओष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो, वह क्या होता है, वह दंत्योष्ठ में आता है। उसके अंतर्गत है व और फ। फ के आगे लिखा है आगत व्यंजन, यानी कि फ के नीचे क्या लगेगा, नुक्ता रहेगा, ये वाला फ। यह क्या है, ये दंत्योष्ठ होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैक्सिमम एग्ज़ाम में आप सबको इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जितना हमने आपको अभी बताया है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।